इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं जो ट्रांसफार्मर कोर है उसमें किस टाइप के फोर्स लगते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स इन ए ट्रांसफार्मर, ठीक है, किस टाइप के फोर्स डेवलप होते हैं। ठीक है ना, तो फोर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो अपनी बेसिक इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, वहाँ के दो कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप बहुत इजीली जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स हैं या कोर जो भी कहें आप, उसमें किस टाइप के फोर्स लगते हैं वो बहुत इजीली निकाल लेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, पहले बेसिक से समझते हैं। कॉन्सेप्ट 1 क्या है, हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ा था। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, जिस फोर्स को हम बोलते थे लॉरेंज फोर्स, जिसकी डायरेक्शन निकाली जाती थी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन ए करंट कैरिंग conductor is placed in a magnetic field. In a magnetic field, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, conductor experience a force. Conductor experience a force called Lorentz force, whose direction is determined by Fleming left hand rule. Fleming left hand रूल। ठीक है यहाँ तक। तो पहले मैं एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूं जिससे कि जो आपके पुराने कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। सो सपोज ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, क्लियर है। दैट मीन्स ये क्या है, ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कमिंग इनटू द पेज, क्लियर है। और किसी बुक्स में या किसी एग्जाम्पल में ये मैग्नेटिक फील्ड आपको इस बोर्ड से बाहर आते हुए भी दिखाई देती है, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर ये बोर्ड के अंदर जा रही है देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्रॉस। सो ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर हम रख रहे हैं। सपोज ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपको करंट कैरी कर रहा है। जब हम इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो इस कंडक्टर पर इस मैग्नेटिक फील्ड द्वारा एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। उसकी डायरेक्शन निकालते हैं हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, तो मैं पहले तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के सिखा दूं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, फिर हम अपना टाइप्स ऑफ फोर्स निकालेंगे ट्रांसफार्मर में। तो अगर हम बात करें, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी इनसाइड है, करंट अपवर्ड है, देन द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। तो अब अगर आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट अपवर्ड, देन द फोर्स इज टू द लेफ्ट। सो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट 2 की बात करें, कॉन्सेप्ट 2। तो कॉन्सेप्ट 2 क्या है, अगर आपने फिर से मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ा होगा, जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर, जब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर करंट ले जाते हैं। अब करंट कैसे ले जाते हैं, करंट इन द सेम डायरेक्शन और करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में ध्यान से दिया हो, जब दो पैरेलल कंडक्टर्स करंट को सेम डायरेक्शन में कैरी कर रहे हैं, आइदर दे आर अपवर्ड और डाउनवर्ड, लाइक अगर ये दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं तो ये करंट इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, इनटू और आउट, दैट इज द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इनके बीच में लगता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में। तो दो पैरेलल कंडक्टर जो है करंट को सेम डायरेक्शन में कैरी कर रहे होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अट्रैक्शन। अगर यही दो कंडक्टर जो हैं करंट को अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, एक अप एक डाउन, सपोज यहां तो करंट सेम डायरेक्शन है, करंट इन सेम डायरेक्शन, यहां करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट इन
अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे इनमें है, तब इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो ये दो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने थे कि पहले कि कैसे करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर पे फोर्स लगता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, अगर वो करंट सेम डायरेक्शन में कैरी कर रहे हैं देन देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर वो करंट डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो उनके बीच फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव। अब ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर दो केस लेते हैं आपको फोर्स समझाने के लिए कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स हैं, सेम वाइंडिंग और दोनों वाइंडिंग में किस तरीके के फोर्स क्रिएट होते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जरा समझिएगा, यहाँ पर मैंने दो केस लिए हैं, इफ बोथ वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द सेपरेट लिंब, और दूसरा केस लिया है इफ बोथ वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन सेम लिंब, ठीक है। वैसे तो इन जनरल क्या होता है, अगर आप कोर टाइप ट्रांसफार्मर देखेंगे तो एलवी वाइंडिंग का 50% पार्ट एक लिंब पर होगा, 50% पार्ट दूसरी लिंब पर होगा। ऐसे ही एचवी का 50% पार्ट एक एलवी के ऊपर होगा विद द हेल्प ऑफ इंसुलेशन, और उस एचवी का रेस्ट ऑफ रिमेनिंग 50% पार्ट जो होगा दूसरी लेग जहां पर 50% एलवी आपने रैप की हुई थी उसके ऊपर चढ़ाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंसुलेशन टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स प्रॉब्लम। दैट मीन्स एलवी जो आपके कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वहां एलवी और एचवी के ऊपर हम बाइंडिंग को रैप करते हैं वन ओवर अनदर टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ लीकेज फ्लक्स, जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन में भी देखा था, ठीक है। यहां तक तो पहला मैं केस ले रहा हूं यहां पर कि जो बोथ वाइंडिंग्स हैं वो अलग अलग लिंब पर हैं। अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या कहता है, जो प्राइमरी में फ्लक्स होगा या जो मेन फ्लक्स है उससे जो सेकेंडरी में फ्लक्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो करंट की जो डायरेक्शन है प्राइमरी या कह सकते हैं एलवी और एचवी वाइंडिंग में इस तरीके से होंगी टू सेटिस्फाई द लेंज लॉ। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट in both windings are such that to satisfy लेंज लॉ, ठीक है। तो जरा समझिएगा, सपोज मैं यहां पर जो हूं इस वाइंडिंग में यहां पर क्रॉस ले रहा हूं, ये एलवी वाइंडिंग है और यहां पर डॉट ले रहा हूं। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ग्रिप रूल जो प्राइमरी है या एलवी वाइंडिंग है उसका जो फ्लक्स है वो अपर डायरेक्शन में होगा। दिस इज फाई ऑफ एलवी, क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सेकेंडरी में, जो सेकेंडरी है या एचवी वाइंडिंग है उसमें जो फ्लक्स होगा वो एलवी के जस्ट अपोजिट होगा टू ऑबे द लेंज लॉ, ठीक है। सो यहां पर मैं अगर देखिए फ्लक्स ये इस डायरेक्शन में है और फ्लक्स अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो यहाँ पर लेंज लॉ ऑबे हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो देखिएगा यहाँ मैं क्रॉस ले रहा हूं और यहाँ मैं डॉट ले रहा हूं, ठीक है यहाँ तक। नाउ टू सेटिस्फाई द लेंज लॉ द एचवी वाइंडिंग फ्लक्सेस इन दिस डायरेक्शन। तो अभी ये क्लियर हो गया कि लेंज लॉ को हमने ऑबे कराने के लिए प्राइमरी में और सेकेंडरी में जो करंट की डायरेक्शन है किस तरीके से ली। अब जरा समझिएगा क्या कॉन्सेप्ट था, जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भेजते थे तब उस पर फोर्स लगता था। सपोज ये है एलवी वाइंडिंग की करंट्स हैं, बट इसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, एचवी का। सिमिलरली जो एचवी वाइंडिंग है उसकी करंट के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, आपका फाई एलवी होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है एचवी का, और इसके लिए जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो है एलवी का, ठीक है। यहां तक तो देखिए करंट डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सिमिलरली यहां एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की डायरेक्शन है, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम करंट की डायरेक्शन को निकालते हैं, ठीक है। देखिए जरा, तो पहले मैं एलवी वाइंडिंग में लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूं, करंट इज इनवर्ड, करंट जो है आपकी इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है। प्लीज देखिएगा, करंट इज इनसाइड and the magnetic field is downward, so the force is in this direction, so इस पर जो LV वाइंडिंग है यहाँ पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसके सेकंड पार्ट में भी लगा रहा हूँ LV वाइंडिंग के। नाउ
मैग्नेटिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बट द करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो सो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, तो यहां पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो मैं कह सकता हूं जो एलवी वाइंडिंग है उस पर, जो एलवी वाइंडिंग है उनमें दोनों फोर्स इस तरीके से आ रहे हैं, दैट ये फोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अट्रैक्टिव, मतलब एलवी वाइंडिंग में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अट्रैक्टिव नेचर का, और ये फोर्स क्या कर रहा है, वाइंडिंग को स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है यहां तक, तो एलवी वाइंडिंग का फोर्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं एचवी वाइंडिंग के फोर्स की। ना एचवी वाइंडिंग के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एलवी होगी। अब करंट की डायरेक्शन गिवन है तो फिर से हम लेफ्ट हैंड रूल लगा के जो है फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। अगेन द मैग्नेटिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बट द करंट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, सो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन अगेन, सो फोर्स यहां पर जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब मैं दूसरी साइड डॉट पर लगाता हूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट अपवर्ड्स, फोर्स इज इनवर्ड। मीनिंग क्या हुआ, जो आपकी एलवी वाइंडिंग है और जो एचवी वाइंडिंग है उन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो कंप्रेसिव लग रहा है, कंप्रेसिव नेचर का, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्टिव। ठीक है, तो एलवी वाइंडिंग एचवी वाइंडिंग के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अट्रैक्टिव नेचर का। बट यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपके सामने कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द एलवी एंड द एचवी वाइंडिंग, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में किसी ट्रांसफार्मर में फोर्स किस टाइप का लगता है। तो अब यहां से अगर ध्यान से देखें आप, ये क्रॉस है और ये है डॉट, क्लियर है। तो मैंने भी क्या बताया था, जब करंट जो है दो पैरेलल कंडक्टर, जो करंट है एक अपर डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहा है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहा है, तो फोर्स जो कैसा होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव। क्लियर है यहां तक, तो चेक करिए। अब अगर आप इन दोनों के बीच में निकालें तो भी फोर्स कैसा आएगा, रिपल्सिव। आप इन दोनों के बीच में निकालें तो भी फोर्स कैसा आएगा, रिपल्सिव। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। तो मैं अगर आपको यहां पे थोड़ा सा समराइज करूं, in a transformer the force between LV and LV, HV and HV is of attractive nature, but the force between the LV and HV winding is of repulsive nature। यही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, यहां तक तो ये क्लियर हो गया कि जो LV वाइंडिंग है, LV HV HP, उनके बीच जो फोर्स है वो है अट्रैक्टिव नेचर का, बट LV और HV के बीच में फोर्स कैसा है, रिपल्सिव नेचर का। इस डायग्राम में भी देख लेते हैं, क्योंकि इन जनरल आपको अगर किसी बुक्स में ये मिल गया, इन जनरल तो नहीं मिलता है बट अगर ये मिल गया तो इस तरीके का डायग्राम मिलेगा, क्योंकि यही कन्वेंशन जो है लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है कि एक ही वाइंडिंग पर LV और HV प्लेस करते हैं टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स प्रॉब्लम। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, अगेन मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने क्रॉस ले लिया है और यहां पे मैंने ले लिया डॉट, ये है LV की करंट डायरेक्शन। नाउ अगर मैं राइट हैंड ग्रिप रूल लगा रहा हूं तो ये रही आपकी LV वाइंडिंग का फ्लक्स। नाउ जो LV वाइंडिंग का फ्लक्स है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए टू ओबे द लेंज लॉ। तो अगर मुझे सेकेंडरी वाइंडिंग, दैट इज कॉल्ड HV वाइंडिंग में फ्लक्स चाहिए तो वो डाउनवर्ड होना चाहिए, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए यहां पर क्रॉस होना चाहिए और यहां पर क्या होना चाहिए, डॉट। अब एक चीज और सुन लीजिएगा, यहां पे मैंने प्राइमरी वाइंड जो LV वाइंडिंग है, जो HV वाइंडिंग को छोटा बड़ा इसलिए बनाया है बिकॉज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न। तो यहां पर मैंने टर्न्स को छोटे से शो किया है, यहां पर टर्न्स को मैंने ज्यादा से शो किया है। क्लियर है। सो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ हमने करंट की डायरेक्शन निकाल ली, ये रहा आपका HV फ्लक्स। ठीक है, अब फिर से वही काम करना है, हमें क्या करना है कि आपको लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो मैं पहले LV वाइंडिंग पे लगा रहा हूं, देखिए। अब इसके लिए जो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउन, करंट इन, तो फोर्स इस तरीके का लगेगा। सिमिलरली डॉट वाले पार्ट पे लगाता हूं, मैग्नेटिक फील्ड डाउन अप, सो ये रहा फोर्स, डन। अब अगर आप यहां पर लगाएं तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप होगी, HV वाइंडिंग के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड अप है, और ये फोर्स लगा देखिएगा इस डॉट वाले पे HV पे, ये रहा इसका फोर्स, डन। ऐसे ही आप अगर यहां पर लगाएं तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है अप है बट जो करंट है वो इनवर्ड है, तो अगेन द फोर्स जो कैसे लगेगा वो आपका लगेगा इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर से वही निकल के आया, LV HV के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, बट यहां जो फोर्स है इन दोनों वाइंडिंग के बीच में जो फोर्स है वो कैसा है, रिपल्सिव। कैसा है, रिपल्सिव नेचर का। इन दोनों के बीच में भी कैसा है,
रिपल्सिव नेचर का। यही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। होपफुली अब आपको निकालना आ गया होगा कि कैसे हम ट्रांसफार्मर में एलवी और एचवी वाइंडिंग के बीच का जो फोर्स है वो रिपल्सिव बताते हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं कंक्लूजन्स की, तो मैं कंक्लूजन दे रहा हूं कि ट्रांसफार्मर में जो है किस तरीके के फोर्स लगते हैं, उन सबको मैं कंक्लूजन के फॉर्म में समेट रहा हूं, लिख रहा हूं, जिससे कि आपको जब आप रिवीजन करेंगे तो बड़े आसानी से हम इन चीजों को रिवाइज कर पाते हैं। तो बढ़ते हैं कंक्लूजन पार्ट की तरफ। सो कंक्लूजन पार्ट पे आते हैं। पहला कंक्लूजन देखिएगा। तो अगर मैं समराइज करूं, एलवी और एलवी के बीच में जो फोर्स है, फोर्स इज ऑफ फोर्स कैसा है आपका था, अगर आपको याद हो, अट्रैक्टिव। ठीक है, एचवी के बीच में कैसा था, फोर्स कैसा था, ये भी था आपका अट्रैक्टिव। क्लियर। बाई चांस अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर एलवी के बीच में फोर्स पूछ लिया जाए, एचवी के बीच में फोर्स पूछ लिया जाए तो वो अट्रैक्टिव होता है। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं एलवी और एचवी के बीच में जो फोर्स है वो कैसा है, फोर्स वो है आपका रिपल्सिव। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, रिपल्सिव नेचर का फोर्स। ठीक है, सो यू कैन टेक इट एज इंपॉर्टेंट। ठीक है यहां तक। सो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है यहां तक। सेकेंड पार्ट की मैं बात करूं, सेकेंड कंक्लूजन की बात करता हूं। व्हेन ए शॉर्ट सर्किट occurs in a transformer winding, current in adjoining coils of same nature, so force is of attractive। ये भी ध्यान रखिएगा, मैं समझा रहा हूं आपको। सपोज ये आपकी कोर है, ये रही आपकी ट्रांसफार्मर की कोर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लिम्ब और लैग। ठीक है यहां तक ना। ये आपकी एलवी वाइंडिंग है, ये एलवी वाइंडिंग का दूसरा हिस्सा, यहां पर आपकी एचवी वाइंडिंग, ये भी एचवी वाइंडिंग ना। तो अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो यहां भी करंट सेम, यहां भी करंट सेम, यहां क्रॉस तो यहां क्रॉस, ये आपकी एलवी वाइंडिंग हो गई और ये आपकी हो गई एचवी वाइंडिंग। ठीक है यहां तक ना। अब जरा समझिएगा, दो जो एलवी वाइंडिंग है इनमें डॉट डॉट करंट है। अब जब दो पैरेलल कंडक्टर जो है करंट को सेम डायरेक्शन में ले जा रहे होंगे तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन। यहां भी फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन। बट अगेन दो वाइंडिंग के बीच में फोर्स कैसा होगा, आपका रिपल्सिव ही होगा। बट ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है यहां तक। तो व्हेन ए शॉर्ट सर्किट अकर्स इन ए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, करंट इन एडजॉइनिंग कॉइल्स ऑफ सेम नेचर, सो फोर्स इज ऑफ अट्रैक्टिव। तो ये क्वेश्चन स्पेशली बनाएंगे वो लोग। ठीक है। अब यहीं से अगर एक चीज हम समझें, जो फोर्स होता है एफ इक्वल्स टू क्या होता है, बी आई एल। ठीक है यहां तक। यही तो होता है लॉरेंट फोर्स ना। सिंस फाई इक्वल्स टू वी ए, यही होता है। क्लियर है। सो आई कैन राइट फॉर कांस्टेंट फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू वी। नाउ फाई, अगर हम बात करें वी एल एंड वी फाई, सो एल आई इक्वल्स टू एन फाई। सो आई कैन राइट एल इज डायरेक्टली, सॉरी, आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई। Clear है। and phi is proportional to b। clear है। so I can write f is directly proportional to I square। now अगर यहाँ से हम क्वेश्चन देखें, f2 अपॉन f1 इक्वल्स टू I2 अपॉन I1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा वो समझिएगा आप लोग। सपोज नॉर्मल कंडीशन में आपकी जो करंट थी वो थी 10 एम्पियर। क्लियर है। बट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द करंट बिकम्स 100 एम्पियर। सो इट इज 10 टाइम्स, because short circuit current is 8 to 10 times of the normal current, so it is 10 times। now अगर आप देखिए फोर्स देखें कितने टाइम्स हो जाएगा, F2 अपॉन F1 इक्वल्स टू 100 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, so it is 100 टाइम्स। 10 so F2 is 10 टाइम्स
of F1. क्लियर है? सो दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स दैट वाइंडिंग हैव टू बी सफर, इतना ज्यादा फोर्स वाइंडिंग को आप सफर करना पड़ेगा, इतनी वाइंडिंग जो है आपकी मैकेनिकली स्ट्रांग होनी चाहिए जितने फोर्स को ये बियर कर पाए। क्लियर है? तो अब अगर मैं बात करूं जो शॉर्ट सर्किट फोर्स है, तो शॉर्ट सर्किट फोर्स जो है करंट की वजह से बहुत हाई होते हैं। इन शॉर्ट सर्किट फोर्स को रिड्यूस करने का पहला तरीका क्या है, अगर आप समझे, अगर आपने ट्रांसफार्मर को ध्यान से पढ़ रखा हो, IPU और I शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल्स टू 1/XPU। तो अगर आप ट्रांसफार्मर में जो रिएक्टेंस पार्ट है, लीकेज रिएक्टेंस पार्ट है, उसको इंक्रीज करेंगे, then the fault current or the short circuit current reduces. If short circuit current reduces, then the force is reduces. Clear है? But यहाँ पर ड्रॉबैक क्या होगा, अगर आपको पता हो, voltage regulation is directly proportional to the XPU. So if XPU increases, voltage regulation आपका जो है वो खराब होगा, और जो आपके ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, खराब हो जाएगी। क्लियर है? सो एक चीज का आप अगर आप एडवांटेज लेंगे तो दूसरी चीज का आपको यहां ड्रॉबैक मिलेगा। क्लियर है? सो यहां तक तो दो कंक्लूजन हो गए। अब मैं बढ़ता हूं थर्ड कंक्लूजन की तरफ। सो थर्ड जो कंक्लूजन है वो देखिए क्या है, इन ए शेल टाइप ट्रांसफार्मर, इन ए शेल टाइप ट्रांसफार्मर if LV section is equals to HV section, then under normal condition there are radial and axial force and F net is not zero. मीनिंग क्या है, पहले मैं आपको समझा दूं। जो फोर्स है, इन जनरल फोर्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। यहाँ पर फोर्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेडियल फोर्स और एक होता है एक्सियल फोर्स। ठीक है? नाउ द फोर्स विच इज perpendicular to limb is called the radial force. Suppose this is your core or limb. So ऐसा फोर्स जो इस लिम्ब के परपेंडिकुलर होगा, that is called radial force. ठीक है? radial force. Now this force is due to the interaction of current and the flux or the leakage flux component in axial direction. Clear है? And it is always trying to skew the winding. Clear है? अगर मैं आप बात करूं एक्सियल फोर्स की, तो एक्सियल फोर्स क्या है, फोर्स विच इज पैरेलल टू ट्रांसफार्मर लिम्ब क्लियर है? ऐसे फोर्स जो ट्रांसफार्मर की लिम्ब के पैरेलल हो, दैट दिस फोर्स इज कॉल्ड द एक्सियल फोर्स। सो मीनिंग क्या है, जब हमारे शेल टाइप ट्रांसफार्मर में LV वाइंडिंग और जो HV वाइंडिंग के नंबर ऑफ सेक्शन है इक्वल है, देन अंडर द बैलेंस कंडीशन द रिजल्टेंट एक्सियल एंड रेडियल फोर्स सम इज नॉट जीरो, सो द टोटल फोर्स इज नॉट जीरो, सो वाइंडिंग में डिसलोकेट, सो वाइंडिंग में डिसलोकेट। क्लियर है? दिस इज द प्रॉब्लम इन शेल टाइप ट्रांसफार्मर कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर में अगर आप LV सेक्शन और HV सेक्शन बराबर लेंगे, देन दैट स्ट्रक्चर इज नॉट मैकेनिकली फिट। क्लियर है? सो इस चीज का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इफ n+1 LV सेक्शन इज इक्वल्स टू HV सेक्शन। मीनिंग क्या है, अगर हम LV सेक्शन को एक ज्यादा बना दें एज कंपेयर टू HV सेक्शन से, देन अंडर बैलेंस कंडीशन द रेडियल फोर्सेज आर रिड्यूस एंड द एक्सियल फोर्सेज आर बैलेंस, सो योर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और द ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन इज मैकेनिकली फिट। क्लियर है? तो क्या करते हैं, इन ए शेल टाइप ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, half of LV is put at top
and rest LV is put on bottom so that radial forces are eliminated. So आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई द नंबर ऑफ एलवी सेक्शन आर मोर एज कंपेयर टू द एचवी सेक्शन इन केस ऑफ सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सिंपल सा आंसर है, रेडियल फोर्सेस को एलिमिनेट करने के लिए हम एलवी सेक्शन को ज्यादा डालते हैं एज कंपेयर टू द एचवी सेक्शन। क्लियर है? तो अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, इन ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर number of LV section is 10, then what is the number of HV section? The answer is 9. Clear? इसी का opposite क्वेश्चन क्या हो सकता है, in a shell type transformer the number of HV section is 9, then what is the number of section of LV? The answer is 10. First question. फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसी को अगर वो पलट करें कि ट्रांसफार्मर में, जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में है, व्हाई द नंबर ऑफ एलवी सेक्शन आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एचवी सेक्शन? तो सिंपल आंसर है, टू रिड्यूस और एलिमिनेट द रेडियल फोर्सेस। क्लियर? तो ये सेल टाइप के बारे में हो गया। तो ये तीसरा कंक्लूजन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चौथे कंक्लूजन की मैं बात करता हूं। फोर्थ कंक्लूजन क्या होगा, जो हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर है दैट इज मोर मैकेनिकली fit or that has more mechanical strength or capability against the short circuit force। क्लियर है? तो अगला पार्ट मैं लिखूं, शेल टाइप ट्रांसफार्मर आर mechanically strong or you can say the short circuit capacity Shell type transformer has mechanically strong against short circuit current or forces because windings are supported by the core। क्लियर है? इफ यू नो दैट ये जो यहां पर आप वाइंडिंग को लपेटते हैं, दिस इज योर वाइंडिंग अरेंजमेंट, हियर द वाइंडिंग अरेंजमेंट एंड दिस इज योर कोर। सो वाइंडिंग इज सपोर्टेड बाय कोर, दैट्स व्हाई द शेल टाइप ट्रांसफार्मर इज मोर शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी एज कंपेयर टू कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है? यहां तक अगर मैं फिफ्थ पॉइंट में बात करूं, in core type transformer to reduce forces we use concentric cylindrical winding। तो अगर आप जब वाइंडिंग्स का लेक्चर देखेंगे, concentric cylindrical windings are used in case of core type transformer and the sandwich type winding is used in case of cell type transformer। क्लियर है? तो जो concentric cylindrical winding है core type transformer में यूज की जाती है to have more mechanical strength। सिमिलरली जो shell type transformer है वहां sandwich winding यूज करते हैं to reduce the flux and to have the balanced, mechanically balanced structure। तो यहां तक तो अभी तक हुआ आपकी जो ट्रांसफार्मर में डिफरेंट टाइप के जो फोर्स है उसके रिलेटेड थ्योरी। अब जो अब तक हमने पढ़ा है उसको हम न्यूमेरिकल में समझते हैं कि कैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसी पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल तो देखते हैं, जो अभी तक पढ़ा है उस पर एक दो न्यूमेरिकल्स जो अभी तक आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। When a transformer winding suffers a short circuit, the adjoining turns of the same winding experience। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते समय यहां पर अंडरलाइन कर लीजिएगा कि यहां पर पूछा सेम वाइंडिंग्स। ठीक है? यहां तक तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो एकदम जल्दी में बहुत जल्दी टिक करके ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ।
अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। क्वेश्चन क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट यहां पर वो है, क्लियर है। यहां पर पूछा है जो सेम वाइंडिंग के टर्न्स हैं उनमें कौन सा फोर्स लगता है। तो अगर मैंने आपको याद हो, मैंने बताया था LV LV, HV HV जो है उनके बीच में लगता है अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, यही तो बताया है। बट अगर आप डिफरेंट वाइंडिंग देखें, डिफरेंट वाइंडिंग के टर्न्स के बीच में लगता था रिपल्सिव फोर्स। तो यहां पर अगर हम बात करें, सिंपल से मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अगर आप कंफ्यूज हो जाए वहां, ठीक है। सो जब कोई शॉर्ट सर्किट होगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा, ये रही आपकी LV वाइंडिंग, ये रही क्या LV वाइंडिंग। तो इन LV वाइंडिंग्स के टर्न्स में सेम करंट दौड़ेगी। सपोज यहाँ क्रॉस है, इस बार हम मान लेते हैं क्रॉस। तो मैंने क्या बताया, जब दो पैरेलल कंडक्टर्स जो हैं करंट को सेम डायरेक्शन में कैरी कर रहे होंगे, देन देयर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स, क्लियर है। सो यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, यहां तक अट्रैक्टिव फोर्स। सपोज यहीं पर सेकेंडरी भी बना देते हैं, दैट इज ये तो LV वाइंडिंग रही, इसी के ऊपर हम कौन सी वाइंडिंग प्लेस करते हैं, दिस इज योर HV वाइंडिंग। नाउ दिस इज योर HV वाइंडिंग। सो सपोज इस बार यहां डॉट ले रहे हैं, तो यहां पर भी सेम करंट है। जब सेम करंट दौड़ेगी तो यहां भी कौन से फोर्स लगेंगे, आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर है। सो क्या क्वेश्चन होगा, व्हेन ए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग सफर्स ए शॉर्ट सर्किट द एडजॉइनिंग टर्न्स ऑफ सेम वाइंडिंग एक्सपीरियंस an attractive force because they carry current in same direction, स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, सेम डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर हुआ यहां तक या नहीं, देखिए क्लियर। अब अगर यहीं पे पूछता वो जो डिफरेंट वाइंडिंग है उनके टर्म्स में कौन सा फोर्स लगेगा, तो क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में कौन सा लगेगा, रिपल्सिव। इन दोनों के बीच में कौन सा लगेगा, रिपल्सिव। तो प्लीज ध्यान रखिएगा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, ये नहीं बस क्वेश्चन पढ़ा यूं मार दिया, ऑप्शन दबा दिया तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, फिर आप ऑप्शन को चूज करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहां तक तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, under short circuit condition the windings of a transformer having 5% impedance will experience a radial force। पहला ऑप्शन है 5 times of the full load value, नेक्स्ट है 20 times of the full load value, 25 times of the full load value, और लास्ट ऑप्शन है 400 times of the full load value। देखिए क्वेश्चन को कितने इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सामने दिया गया है, ठीक है, तो जरा समझिएगा। अब इसमें क्या है, अगर आपने पर यूनिट का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ट्रांसफार्मर का, देन ये आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे ना। अगर आपको याद हो I शॉर्ट सर्किट और I फॉल्ट इक्वल्स टू 1/x PU और 1/ZPU, ठीक है यहाँ तक। सो कितना इंपीडेंस दे रखा है, 5%, ठीक है। सो 5% का मतलब 0.05, तो 2 0 हटा दें तो ये हो गया आपका 20। दैट इज जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 20 टाइम्स है, ठीक है। बट अगर मैं मानूं सपोज I1 इज I, दैट इज क्लियर है, एंड I2 इक्वल्स टू ISC, दैट इज 20 टाइम्स ऑफ I, क्लियर है। जो नॉर्मल वैल्यू का करंट है वो 20 टाइम्स हो गई है, क्लियर है यहां तक। नाउ F इक्वल्स टू द फोर्स इक्वल्स टू F इक्वल्स टू BIL। नाउ यू नो दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, हमने भी थ्योरी में देखा था। सो F2 अपॉन F1 इक्वल्स टू I2 अपॉन I1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट करंट कितनी है, 20 टाइम्स, ठीक। सो इट इज 20 I अपॉन I का होल स्क्वायर। तो I से I कैंसिल, और 20 का होल स्क्वायर आप जानते ही हैं, F2 upon F1 equals to 400, so F2 equals to 400 times of F1। so अगर आपके जो ट्रांसफार्मर है उसका इम्पीडेंस 5% है, तो अगर वहां शॉर्ट सर्किट होता है then the force becomes 400 times, क्लियर। सो आपका जो मैकेनिकल ही ट्रांसफार्मर है बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगेंस्ट द शॉर्ट सर्किट करंट, बिकॉज ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है these will produce high electromagnetic force, so your transformer winding में dislocate, but जो ये force है नॉर्मल कंडीशन में बैलेंस होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट ये फोर्सेस को मद्देनजर रखते हुए जो हमारी वाइंडिंग्स है उनकी डिजाइनिंग होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओवर करंट इन ए ट्रांसफार्मर एडवर्सली अफेक्ट, फर्स्ट है इंसुलेशन लाइफ, नेक्स्ट मैकेनिकल स्ट्रेस, बोथ A एंड B एंड नन। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, जब
हमारे ट्रांसफार्मर या किसी भी इलेक्ट्रिकल अपैरेटस में ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करती हैं, देन द करंट इज 10 टाइम्स और 8 to 10 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल वैल्यू. When these currents are flowing, the losses are increased, losses increases, temperature rise, then insulation damage, and when these currents are high, the forces are high. So अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें, अगर आपके वाइंडिंग्स में शॉर्ट सर्किट करंट या ओवर करंट फ्लो करेंगी, देन I2R लॉसेस बढ़ेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देन इंसुलेशन डैमेज. ठीक है. आगे अगर मैं बात करूं, अगेन F इज प्रोपोर्शनल टू I2, सो फोर्स इज हाई, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मैकेनिकल स्ट्रेस. ठीक है यहां तक. सो ये दोनों चीजें आपके डिवाइस में या apparatus में क्रिएट होंगी. सो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए C, बोथ A एंड B आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है हमारा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द रिलेटिव करंट डायरेक्शन थ्रू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू ए रेजिस्टिव लोड ऑन द सेकेंडरी साइड आर इंडिकेटेड इन वेरियस क्रॉस सेक्शनल व्यूज एज शोन इन फिगर्स. एग्जैक्टली दिस वर्ड इज फिगर्स. ठीक है. विच ऑफ दीज आर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इनमें से कौन सा फिगर करेक्ट है. ठीक है. तो मैं आपको समझाता हूं. एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लेंज लॉ. क्लियर है. ये क्वेश्चन जो है बेस्ड है लेंज लॉ पे, जो कि अभी हमने जब फोर्स की डायरेक्शन निकाली थी तो समझाया था हाउ वी कैन अप्लाई द लेंज लॉ. तो जरा देखिएगा, वेरीफाई करते हैं. अगर मैं यहां राइट हैंड ग्रिप रूल लगाता हूं, देन द प्राइमरी फ्लक्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाई ऑफ प्राइमरी. सेकेंडरी फ्लक्स इज इन ऑल्सो डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाई ऑफ सेकेंडरी. सो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ए बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्या एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं. नाउ फिर मैं प्राइमरी पे लगाता हूं अपवर्ड, दिस इज अपवर्ड, फाई ऑफ प्राइमरी. सेकेंडरी पे लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो अगेन ये भी डायग्राम बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. क्लियर है. सो दीज टू डायग्राम आर करेक्ट बेस्ड ऑन द लेंज लॉ. अगले की बात करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, फाई प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी का भी अपवर्ड डायरेक्शन होगा. क्लियर है. तो यहां पर ये बिल्कुल डायग्राम गलत है अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ. आगे अगर मैं बात करूं, यहां पर प्राइमरी में अप, ठीक है, यहां पर भी देखिएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट ये जो फ्लक्स है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी डाउनवर्ड, तो ये भी गलत है. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सॉल्यूशन में, अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो यहाँ ए और बी दोनों करेक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. ठीक है. तो जस्ट यू वेरीफाई द लेंज लॉ, यू विल गेट योर करेक्ट आंसर. ठीक है. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है कि वो समझ में आया है या नहीं. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो देखते हैं क्वेश्चन. व्हेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर नॉट प्लेस्ड सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफार्मर को द मैकेनिकली फोर्स डेवलप्ड आर. पहला ऑप्शन है एक्सटर्नली रेडियल फोर्स, इंटरनली एक्सियल फोर्स, इंटरनल रेडियल फोर्स. लास्ट ऑप्शन है एक्सटर्नल एक्सियल फोर्स. तो अगर आपको याद हो, जब हमारी जो वाइंडिंग्स थी, अगर हमको याद हो, ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो शेल टाइप ट्रांसफार्मर का है. इन ए शेल टाइप ट्रांसफार्मर when LV section is equals to HV section, then there are unbalanced radial forces. ठीक है, याद आया आपको. Now if LV section is greater than HV section, then radial forces are reduced, and transformer is having only balanced external axial force. क्लियर है यहां तक.
सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी करेक्ट होगा। जो अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट। अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट आर यूज्ड ओनली व्हेन द फोर्सेज आर एक्सटर्नल एक्सियल फोर्स एंड टू रिड्यूस द रेडियल फोर्सेज। और जब आपका सिमेट्रिकल वाइंडिंग होगी तो दोनों फोर्स अनबैलेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। तो अब तक हमने जो ट्रांसफार्मर के कोर है उनमें किस टाइप के फोर्स लगेंगे, शॉर्ट सर्किट के समय क्या फोर्स होगा, जितनी भी सारी चीजें थी वो सारी देख ली हैं। कंस्ट्रक्शन भी आप देख चुके हैं, वाइंडिंग भी देख चुके हैं, क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।